फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। Cardiovascular system is the system that consists of heart and blood vessels. The system that controls the functions of heart and blood vessels is known as cardiovascular system. अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्योंकि हार्ट और ब्लड वेसल्स आती हैं तो इसकी वजह से जो मेजर डिजीज़ होती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वो हैं हार्ट फेलियर, एरिथमियाज, एंजाइना एंड हाइपरटेंशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है? आपके हार्ट का फंक्शन क्या है कि उसने ब्लड को पंप करना है टू ऑल द बॉडीज़ सेल्स एंड टिश्यूज़। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट की जो पंप करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। हार्ट प्रॉपरली जो है वो पंप नहीं कर सकता। हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करता तो वो डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स पे प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई जो है वो नहीं कर सकता और जिसकी वजह से डिसऑर्डर है हो जाता है वो होता है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर इज़ अ complex and progressive disorder in which heart is unable to pump sufficient blood to meet the needs of body। होता किस वजह से है? इट इज़ ड्यू टू द इम्पेयर एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू प्रॉपरली फिल विद ब्लड। हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं होती, हार्ट में प्रॉपरली ब्लड फिल नहीं होता और ना ही प्रॉपरली जो है वो उससे ब्लड आउटवर्ड मूव करता है। सो ड्यू टू द एबनॉर्मल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती है उनकी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स। उसमें ड्रग आती है कैप्टोप्रिल और लोजार्टन। उसके बाद यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में ड्रग आती है प्रोप्रानोलोल। उसके बाद आते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में ड्रग्स आती हैं फ्यूरसामाइड, एसिटाजोलामाइड, मैनिटोल वगैरह। इसके अलावा आते हैं डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स। उसमें ड्रग आती है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और उसके बाद आते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट्स। उसमें ड्रग आती है डाइजॉक्सिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स। उसमें इनको हम ACE इनहिबिटर्स भी कहते हैं। उसमें ड्रग आती है कैप्टोप्रिल। अब आपकी बॉडी में क्या हो रहता है, एक एंजाइम पर करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम का क्या काम है कि ये किडनीज़ में क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। जब एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है एंजियोटेंसिन 2, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कर देता है। जब ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो प्रॉपरली जो है वो ब्लड फ्लो नहीं करता, क्योंकि हार्ट के मसल्स की क्या हो गया है, कंट्रैक्शन हो गया है, वो रिलैक्सिंग स्टेज में नहीं आ रहे। तो ऐसे ये जो कैप्टोप्रिल ड्रग है ये इसने इस एंजाइम को इनहिबिट करना है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को। इस वजह से इनको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। जब इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है तो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होता। जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं वैसोडाइलेशन। और हार्ट पे जो है वो हार्ट के मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी। इसके अलावा कैप्टोप्रिल और क्या करता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है ब्रेडिकाइनिन। अब क्या है, ब्रेडिकाइनिन जो है वो उसको एक्टिवेट कर देता है कैप्टोप्रिल। ब्रेडिकाइनिन एक्टिवेट होगा तो ये ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन करा देगा। जब ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन होगी तो ब्लड फ्लो जो है वो ब्लड वेसल्स में इंक्रीज़ कर जाएगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा तो हार्ट फेलियर जो है वो ट्रीट हो जाएगा और हार्ट में जो है वो हार्ट में एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो पंप ब्लड को जो है वो पंप कर सके। तो दूसरा कैप्टोप्रिल का फंक्शन क्या है कि ये ब्रेडिकाइनिन को एक्टिवेट कर देता है जो कि ब्लड वेसल्स की डायलेशन करता है। तो ये था इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। उसके बाद इसके अफेक्ट्स क्या हैं, हार्ट पे इसका क्या अफेक्ट है कि ये एक तो ब्लड वेसल्स में रेजिस्टेंस को कम करेगा और दूसरा जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करेगा। इसके बाद आती हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये ओरल रूट के थ्रू लिया जाता है, इसलिए इसकी जीआरटी एब्जॉर्प्शन क्या है, गुड है।
इसके अलावा अगर फूड के साथ इसको लिया जाए तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। इसी वजह से कैप्टोप्रिल को एम्प्टी स्टमक जो है वो लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ये क्या कॉज़ करती है? ड्राई कफ कॉज़ कर सकती है। इसके अलावा ये स्किन पे रैश कॉज़ कर सकती है, हाइपोटेंशन जो है वो कॉज़ कर सकती है और एब्डोमिनल पेन। और अगर जो है वो ये प्रेग्नेंट वुमेंस में यूज़ नहीं की जाती, अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन में यूज़ की जाती है तो ये फीटस के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। इसी वजह से इसको कहा जाता है फीटोटॉक्सिक। नेक्स्ट ड्रग आती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर। अब इसमें ड्रग आती है लोज़ार्टन। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करेंगी? ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेंगी, क्योंकि एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो आगे एंजियोटेंसिन 1 और 2 रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है और वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है। तो लोज़ार्टन ड्रग जो है वो बेसिकली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स से जाके बाइंड करती है। जब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स से जाके बाइंड करेगी तो एंजियोटेंसिन जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं करा सकेगा। तो जब ये ब्लॉक होगा तो क्या हो जाएगी? ब्लड वेसल्स में वैसो डायलेशन हो जाएगी। तो जो आपने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स पढ़े थे वो ब्रेडिकाइनिन को जो है वो उसके लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन जो लोज़ार्टन है वो ब्रेडिकाइनिन पे अफेक्ट जो है वो नहीं करती। इसके अलावा नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके एक्शंस, इसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या एक्शन होते हैं। क्योंकि ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है तो ये ब्लड प्रेशर को कम करेगी। ब्लड प्रेशर को कम करेगी तो इसका मेन यूज़ कहाँ है? इसका थेरापेटिक यूज़ क्या है कि ये हाइपरटेंशन के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। लेकिन हार्ट फेलियर में भी ये ऐसी ड्रग है जो कि हार्ट फेलियर में भी इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। ये ड्रग जो है वो ओरल रूट के थ्रू लिया जाती है, ओरली ये एक्टिव है। इसको सिर्फ वंस अ डे जो है वो लिया जाता है। इसका लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है और ये हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे? इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वही होंगे कि ये हाइपोटेंशन कॉज कर सकती है, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन कॉज कर सकती है, स्किन रैश कॉज कर सकती है। लेकिन ये ऐसी ड्रग है जो कि ड्राई कफ प्रोड्यूस जो है वो नहीं करती। नेक्स्ट आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट में आप जो है वो पढ़ चुके हो, तो उधर से आप इसकी जो है वो फार्माकोलॉजी जो है वो देख लो। उसके बाद आती हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सॉल्ट की एक्सक्रीशन को जो है वो यूरिन में जो है वो एक्सक्रीट कर देती हैं और यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती हैं। ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं डायूरेटिक्स। ये हम डिटेल में जो है वो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में जो है वो ये ड्रग्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट वैसो डायलेटर्स। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इनका काम क्या है कि इन्होंने डायरेक्टली ब्लड वेसल्स पैक करके उनकी वैसो डायलेशन जो है वो कॉज करनी है। तो वैसो डायलेटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि वैसो डायलेटर जो है वो डायरेक्ट ब्लड वेसल से जाके बाइंड करेंगी, ब्लड वेसल्स की क्या कराएंगी? डायलेशन कराएंगी। डायलेशन कराएंगी तो उसके मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। मसल्स रिलैक्स होंगे तो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हार्ट फेलियर जो है वो ट्रीट हो जाएगा। तो ये किन किन जो है वो ये ब्लड वेसल्स पे आर्टरीज़ और वेंस दोनों को जो है वो रिलैक्स करती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका क्या है कि ये हमेशा इमरजेंसी में यूज़ की जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो ब्लड वेसल्स पे एक्ट करती है, इसका रैपिड एक्शन होता है। तो इस वजह से इसको हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये आईवी रूट के थ्रू जो है वो एडमिनिस्टर जो है वो की जाती है, क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो रैपिड है, तो ये विद इन 1 मिनट जो है वो वेंसोडाइलेशन कॉज कर देती है। इसका थेरेपेटिक यूज़ क्या है कि ये हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स। ये क्या कॉज कर सकती है? हेडेक कॉज कर सकती है, नोजिया कॉज कर सकती है और वॉमिटिंग कॉज कर सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट्स। आइनोट्रोपिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्टिलिटी को क्या कर देती हैं? इंक्रीज़ कर देती हैं। जब हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी तो जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन ड्रग्स का काम है कि ये कार्डियक मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देती हैं और उसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट को भी इम्प्रूव करती हैं।
तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये जो है वो कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर देती हैं हार्ट में मसल्स के अंदर। जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो हार्ट के मसल्स जो हैं वो इजीली जो है वो कंट्रैक्ट कर सकेंगे, उनकी कंट्रैक्टिलिटी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीक़ों से जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो है वो एक्ट करती है। तो इसका एक्शन यही है कि ये एक तो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगी, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी और हार्ट रेट को क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो मेन इसका इफ़ेक्ट है कि टू इंक्रीज़ द कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी। नेक्स्ट आते हैं थेराप्यूटिक यूजेस। इसको जो है वो हार्ट फेलियर के लिए यूज़ किया जाता है, वेंट्रिकुलर फेलियर के लिए यूज़ किया जाता है और जो है वो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके एडवर्स फैक्ट्स। इसके एडवर्स फैक्ट्स क्या हैं कि ये हेडेक कॉज कर सकती है, ब्लड विजन कॉज कर सकती है, नोज़िया और वॉमिटिंग जो है वो कॉज कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंजाइना और इससे रिलेटेड जो है वो ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। सबसे पहले देखते हैं कि एंजाइना क्या है। इसका फुल नेम है क्या है, एंजाइना पेक्टोरस। पेक्टोरस कहते हैं चेस्ट एरिया को। तो एंजाइना पेक्टोरस में क्या होता है कि चेस्ट में स्वेयर और सडन पेन होती है। हाँ, चेस्ट में जो कि पेन आपके नेक, जॉ और आर्म्स तक जो है वो मूव कर सकती है। सो एंजाइना इज़ अ सडन स्वेयर प्रेसिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द नेक, जॉ एंड आर्म्स। अब ये होती किस वजह से है कि ब्लड फ़्लो जो है वो कोरोनरी ब्लड फ़्लो, कोरोनरी मतलब जो आर्टरीज़ हैं हार्ट के, उसमें ब्लड फ़्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब उसमें ब्लड फ़्लो क्या होगा, कम होगा तो ऑक्सीजन उसमें क्या होगी, इनसफिशिएंट होगी। ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो हार्ट के मसल्स में जो है वो प्रॉपरली पंप करने में हेल्प कर सके। तो हार्ट के मसल्स में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, ब्लड में जो ब्लड प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया किसको कहते हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द हार्ट। सो इट इज़ कॉज्ड बाय द कोरोनरी ब्लड फ्लो दैट इज़ इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कहते हैं हार्ट के मसल्स को। तो मायोकार्डियम में जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, लीडिंग टू आइस्कीमिया। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आइस्कीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। 3 मेजर टाइप्स के एंजाइनाज हैं। एक होते हैं स्टेबल एंजाइना, इनको हम टिपिकल एंजाइना भी कहते हैं। एक होते हैं अनस्टेबल एंजाइना और थर्ड टाइप होती है वेरिएंट एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना है। इसमें क्या होता है, बर्निंग और हैवी फीलिंग चेस्ट में फील होती है। ये कब हो सकता है, ये कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी पेशेंट ने की है, कोई इमोशनल एक्साइटमेंट है या कार्डियक वर्कलोड जो है वो मतलब हार्ट पे मसल्स पे वर्कलोड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये 3 कंडीशंस में क्या होता है, स्टेबल एंजाइना हो सकता है। एक तो फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से, इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से और इंक्रीज़ कार्डियक वर्कलोड की वजह से। इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है कि पेशेंट को जो है वो रेस्ट का कहा जाता है। सो इट इज़ रिलीव्ड बाय रेस्ट और वैसोडाइलेटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसमें मोस्ट कॉमनली वैसोडाइलेटर है नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट एंजाइना की टाइप है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना ऐसा एंजाइना है जो कि रेस्ट और वैसोडाइलेटर्स को यूज़ करने से जो है वो रिलीव नहीं होता। अनस्टेबल एंजाइना में जो चेस्ट पेन है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर होती है और वो उसकी फ्रीक्वेंसी, पेन की फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। और ये जो अनस्टेबल एंजाइना है इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है, हॉस्पिटल में जो है वो पेशेंट को एडमिट किया जाता है। उसके बाद थर्ड टाइप एंजाइना की है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है कि रेस्टिंग स्टेज पे भी जो है वो पेशेंट जो है वो सीवियर चेस्ट पेन से सफ़र कर सकते हैं। ये कि होता किस वजह से है कि कोरोनरी आर्टरीज़ में स्पैज़म हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी के जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली जो है वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकते। जब वो प्रॉपरली कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते तो जो हार्ट मसल्स हैं
उनमें प्रॉपरली जो है वो ब्लड फ्लो नहीं कर सकता, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से स्वेयर चेस्ट पेन जो होगी, रेस्टिंग स्टेज पे भी ये पेन हो सकती है। इसके जो है वो ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है कि वैज़ोडाइलेटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। वैज़ोडाइलेटर्स में मोस्ट कॉमन जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ किया जाता है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें ड्रग आती है वेरापामिल। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। 3 मेन क्लासेस हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स की। एक आते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट, जिसमें ड्रग आती है नाइट्रोग्लिसरीन। एक होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें ड्रग आती है प्रोप्रानोलोल। और दूसरे होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें ड्रग आती है वेरापामिल। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक नाइट्रेट स्टार्ट होते हैं, जिसमें आती है ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक ऑर्गेनिक नाइट्रेट है और इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। तो बेसिकली ये क्या हैं, एस्टर्स हैं। इनका काम क्या है कि ये जो है वो रिडक्शन करते हैं, जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो गई है। तो उस इनका काम क्या है कि उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई क्या करनी है, इंक्रीज़ करनी है। और ये दोनों स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में जो है वो तीनों टाइप के एंजाइना, स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। तो इसका मेन जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि इन्होंने कोरोनरी आर्टरी की जो कोरोनरी वेंस की उनकी क्या करानी है, रिलैक्सेशन करानी है। जब ये कोरोनरी आर्टरी की रिलैक्सेशन कराएगा तो वैज़ो कंस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब वैज़ो डायलेशन होगी। जब वैज़ो कंस्ट्रिक्शन कम होगी मतलब मसल्स डायलेट कर जाएंगे, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और एंजाइना जो है वो ट्रीट हो जाएगा। जब ये वेंस पे एक्ट करते हैं तो ये क्या कराते हैं, प्री लोड एक तो स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करा देंगे और प्री लोड और ऑक्सीजन कंजप्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इनका बेसिकली काम जो है वो कोरोनरी आर्टरी के मसल्स को जो है वो रिलैक्स कराना है। इसके अलावा जो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो उसको जो है वो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट भी कहते हैं। तो बेसिकली ये स्मूथ मसल, वस्कुलर स्मूथ मसल्स को जो है वो रिलैक्स कराती है। किस तरह रिलैक्स कराती है कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है जब वो सेल्स के अंदर हार्ट सेल्स में मूव करता है तो नाइट्राइट आयंस बनाता है। जब ये नाइट्राइट आयंस किस में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बेसिकली जो हार्ट के स्मूथ मसल्स हैं उनकी रिलैक्सेशन जो है वो कराता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। ये मोस्ट कॉमनली ड्रग जो है वो सबलिंगुअली मतलब ज़बान के नीचे जो है वो रखी जाती है और या ये ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में क्या होती है, अवेलेबल होती है। जिस जगह पे पेन होती है ये क्या है, पैच जो है वो उस एरिया पे जो है वो अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा इसकी गुड जो है वो फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म ये शो करती है। इसके अलावा इसके आते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ये एक तो जो है वो टैकीकार्डिया कॉज कर सकती है, मतलब हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकती है, फेशियल फ्लशिंग कॉज कर सकती है, हेडेक कॉज कर सकती है और मोस्ट कॉमन ये पोस्टरल हाइपोटेंशन कहते हैं डिक्रीज़ ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। और पोस्टरल कहते हैं कि जब आप अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करते हो तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पोस्टरल हाइपोटेंशन। मतलब जैसे कोई भी पर्सन जो है वो बैठा हुआ है और यकदम वो क्या है, उठता है, तो उसने अपना पोस्चर चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, तो यकदम पोस्चर चेंज करने की वजह से उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या होता है, फॉल कर जाता है। पेशेंट जो है वो फेंटिंग जो है वो महसूस करता है। तो इस टाइप की हाइपोटेंशन को हम कहते हैं पोस्टरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर, जो बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोलोल आप एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट में पढ़ चुके हो, वहाँ से आप जो है इसकी फार्माकोलॉजी देख के लिख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट ड्रग आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में ड्रग आती है वेरापामिल। वेरापामिल का काम क्या है, आपकी बॉडी में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि डिफरेंट आयंस जो हैं वो उनका एक्सचेंज होता है। आयंस इनसाइड और आउटसाइड द सेल जो है वो मूव करते हैं। तो जब
क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो जब सेल्स के अंदर मूव करता है तो मसल्स की कंट्रैक्शन हो जाती है। तो कैल्शियम जो है वो मोस्टली मसल्स की कंट्रैक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होता है, डीपोलराइजेशन कॉज कराता है। तो वेरापामिल का काम क्या है कि इसने कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट को क्या करना है, इनहिबिट करना है। जब कैल्शियम ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो वो सेल में मायोकार्डियम की सेल में ब्रेन में नहीं जाएगा, तो कैल्शियम जो है वो इंट्रासेलुलरी सेल के अंदर क्या हो जाएगी, कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो स्मूथ मसल्स जो हैं कोरोनरी आर्टरी के, उनकी क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगी, कंट्रैक्शन नहीं होगी। तो बेसिकली ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं और स्मूथ कोरोनरी आर्टरी के स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन जो है वो रिलैक्सेशन कॉज कराते हैं। तो इसके थेरापेटिक यूजेस क्या हुआ है कि ये एंजाइना पेक्टोरस में यूज़ की जाती है, हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती है और कार्डियक एरिथमियास कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट को, उसमें यूज़ होती है। इसके एक्शंस क्या हैं कि ये कोरोनरी रेजिस्टेंस को जो है वो, कोरोनरी रेजिस्टेंस मतलब कि क्या है कि ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो उसको कम करता है। मायोकार्डियल मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज़ करता है वेरापामिल और कोरोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट आती है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। ये ओरल रूट के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब होता है, इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, ये हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन है और इसकी हाफ लाइफ जो है वो 3 to 6 आवर्स है। नेक्स्ट आते हैं इसके ADRs, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है। ये हाइपोटेंशन कॉज कर सकती है, मतलब लो ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट और अगर इसको IV रूट के थ्रू लिया जाए तो ये GIT डिस्टर्बेंस भी जो है वो कॉज कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब आपको पता है कि नॉर्मली अगर आपका हार्ट जो है वो नॉर्मली बीट करेगा तो उसको हम कहते हैं कार्डियक रिदम, ठीक है। लेकिन अगर आपके हार्ट की जो बीट है, आपका हार्ट जो है वो इरेगुलर हार्ट बीट हो गई है तो उसको हम कहते हैं कार्डियक एरिथमियाज। मतलब क्या है कि या तो हार्ट जो है वो टू स्लोली बीट करेगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया उसको कहते हैं, या तो हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बीट करेगा, टू रैपिडली बीट करेगा, जिसको हम टैकीकार्डिया करते हैं। तो इस इरेगुलर हार्ट बीट को, जिसमें हार्ट या तो टू स्लोली बीट करता है या हार्ट टू रैपिडली बीट करता है, तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को कहा जाता है कार्डियक एरिथमियाज। तो इनके जो है वो कॉजेज़ क्या होते हैं, क्यों एरिथमियास जो है वो कॉज होते हैं। आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो हो रहा होता है, नर्व इम्पल्सिस जो है वो इम्पल्सिस जो हैं वो कंडक्ट हो रही हैं। एक्शन पोटेंशियल क्या है कि जो कार्डियक सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर डिफरेंट जो है वो आयंस एक्सचेंज होते हैं। जब क्या है कि डिफरेंट फेजेस होती हैं, फ़ेज़ 0, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4। सबसे पहले क्या होता है कि फ़ेज़ 0 में क्या होता है कि पहले आपका क्या होता है, हार्ट रेस्ट स्टेज पे होता है। जब हार्ट पंपिंग स्टार्ट करता है तो क्या होता है, सोडियम आयंस जो है वो इनसाइड जो है वो मूव करते हैं। जब सोडियम आयन इनसाइड मूव करते हैं तो मसल्स की क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है और इस कंट्रैक्शन को हम टर्म देते हैं डीपोलराइजेशन। ये सब कब हो रहा था, फ़ेज़ 0 में हो रहा है। फिर क्या होता है कि फ़ेज़ 1 में जो है वो सेल मूव करते हैं। जब सोडियम अंदर आता है तो उसके बाद पोटाशियम जो है वो आउटसाइड द सेल्स जो है वो मूव करता है, पोटाशियम आउटसाइड द सेल्स मूव करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन और ये फ़ेज़ 1 में होता है। फिर जब पोटाशियम आउटसाइड मूव करता है तो नेक्स्ट फ़ेज़ 2 में क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो इनसाइड मूव करता है। जब पॉजिटिव आयन इनसाइड मूव करते हैं तो वो मसल्स की कंट्रैक्शन कराते हैं, तो दोबारा मसल्स में क्या, सेल्स में क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन हो जाती है, मसल्स की कंट्रैक्शन। जब कैल्शियम इनसाइड मूव करता है तो पोटाशियम जो है वो दोबारा आउटवर्ड मूव करता है। पोटाशियम जो है वो रैपिडली आउटवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है और सेल्स की दोबारा क्या हो जाती है, रैपिड रीपोलराइजेशन हो जाती है। तो फ़ेज़ 4 में क्या होती है, रैपिड रीपोलराइजेशन। तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 3 में क्या होती है, रैपिड रीपोलराइजेशन, और फ़ेज़ 4 में दोबारा क्या है, हार्ट जो है वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। तो ये बेसिक क्या है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो हो रहा होता है। तो एरिथमियाज में क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। देयर इज़ एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी और ड्यू टू द डिफेक्ट इन इम्पल्स कंडक्शन, जो इम्पल्सिस हैं वो प्रॉपरली जो है वो कंडक्ट नहीं होती। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी ड्रग्स जो हैं वो, डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं कार्डियक एरिथमियास को ट्रीट करने के लिए। 4 मेजर ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है, क्लास 1 ड्रग्स, क्लास 2 ड्रग्स, क्लास 3 ड्रग्स एंड क्लास 4 ड्रग्स।
इनकी तरतीब आपने ऐसे ही याद रखनी है कि क्लास 1 में ये वाली ड्रग्स आनी है, क्लास 2 में ये वाली, इनकी आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। क्लास 1 में आती हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें आती हैं ड्रग क्यूनिडीन। क्लास 2 में आती हैं एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स या बीटा ब्लॉकर्स, इसमें ड्रग आती है प्रोप्रानोलोल। और क्लास 3 में ड्रग्स आती हैं पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें ड्रग आती है एम्यूडारोन। और क्लास 4 में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और इसमें ड्रग आती है विरापामिल। तो सबसे पहले क्लास 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि और इसमें ड्रग आती है क्विनाडीन। इन्होंने क्या करना है, जो एक्शन पोटेंशियल हो रहा है उसमें जो सोडियम चैनल्स हैं उनको इन्होंने क्या करना है, ब्लॉक करना है। मतलब डीपोलराइजेशन को इन्होंने ब्लॉक करना है, क्योंकि डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि मसल्स की कंट्रैक्शन हो रही है, तो इन्होंने मसल्स की रिलैक्सेशन करानी है और डीपोलराइजेशन को जो है वो कम करना है। तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि क्विनिडीन ब्लॉक्स द सोडियम चैनल, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी। इट रिड्यूसेस द मैक्सिमल रेट ऑफ डीपोलराइजेशन फेज़ ज़ीरो में जो सोडियम आयन इनसाइड द सेल मूव कर रहे हैं और डीपोलराइजेशन हो रही है, उसको इन्होंने इस ड्रग ने क्विनिडीन ने क्या करना है, कम करना है। सो इट डिप्रेसेस द स्पॉन्टेनियस फेज़ 4 डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन। क्या होगी कि फ़ेज़ 4 को भी ये क्या करेगी, डिप्रेस करेगी। और क्या करेगी, स्लो कंडक्शन, जो क्योंकि क्या हो रही है, स्लो कंडक्शन हो रही है। एंड प्रोलॉन्ग द अफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ आर्टीरियल एंड वेंट्रिकुलर। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होते हैं कि एक दफ़ा हार्ट ने जो है वो बीट किया, कंट्रैक्ट किया और रिलैक्स किया, अब थोड़ी देर के लिए हार्ट क्या करेगी, रेस्ट करेगी और दोबारा क्या होगी, जो है वो कंट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी। तो इस जो गैप होता है हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान, इस पीरियड को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो बेसिकली ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड को क्या कर रही हैं, इंक्रीज़ करती हैं। तो ये इसका था मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब क्विनाडीन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन के क्विनाडीन जो है वो क्या करती है, इन जनरल क्यूनिन इज़ अ कार्डियक डिप्रेसेंट। ये कार्डियक डिप्रेसेंट है। क्यों कार्डियक डिप्रेसेंट है, क्योंकि ये कार्डियक मसल्स की एक्साइटेबिलिटी, उसकी कंडक्शन और उसकी कंट्रैक्टिलिटी को कम करती है। क्योंकि इरेगुलर हार्ट बीट हो रही होती है, तो इस ड्रग का मकसद है कार्डियक मसल्स की एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी और कंट्रैक्टिलिटी को इसने डिक्रीज़ करना है। नेक्स्ट आते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस के। इसको एरिथमियास के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये ओरली जो है वो वेल एब्जॉर्ब होती है, लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज जब होती है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। क्या कर सकती है कि ये अगर इसका बॉडी में टॉक्सिक लेवल हो जाए, तो ये टैकीकार्डिया जो है वो वेंट्रिकल्स में, आपको पता है कि जो है वो चार चैम्बर्स पैदा होते हैं, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकुलर्स में क्या है, टैकीकार्डिया कॉज कर सकती है। हार्ट रेट वेंट्रिकुलर्स में क्या कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है। इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग और डायरिया कॉज कर सकती है। नेक्स्ट जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो आप पढ़ चुके हो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में, तो वहाँ से आप उसकी फार्माकोलॉजी देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास 3 ड्रग्स आती हैं, जिनको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी कहते हैं, और इसमें ड्रग आती है एम्यूडारोन। अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो इनका मेन मकसद क्या है कि इन्होंने कैल्शियम चैनल्स को पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करना है। क्योंकि ये कब जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, ये ड्यूरिंग द फेज़ 1 एंड फेज़ 3 जो है वो उसमें काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो इनका मेन मकसद क्या है कि कैल्शियम चैनल्स को पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करना है। जब पोटाशियम चैनल ब्लॉक होंगे तो पोटाशियम इनसाइड द सेल मूव नहीं करेगा। जब पोटाशियम इनसाइड द सेल मूव नहीं करेगा तो रीपोलराइजेशन जो है वो नहीं होगी और एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो इट्स डोमिनेंट फैक्ट इज़ प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ड्यूरेशन एंड रिफ्रैक्टिव पीरियड। वही कि इसने एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करना है और रिफ्रैक्टिव पीरियड को इंक्रीज़ करना है। इसके क्या एम्यूडारोन जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो एंटी एंजाइनल और एंटी एरिथमिक जो है वो ड्रग है। इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं कि ये एरिथमियास में जो है वो यूज़ होती है और एंजाइना में जो है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आती हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। जो एम्यूडारोन है वो ओरल रूट के थ्रू जो है वो इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है। इसकी जो है वो सेवरल वीक्स तक इसकी हाफ लाइफ क्या है, प्रोलॉन्ग है। और ये लीवर के एडिपोज टिश्यूज़ में क्या होती है,
जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स। ये DIT डिस्टर्बेंस कॉज कर सकती है, ट्रिमर्स कॉज कर सकती है, लीवर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, फोटो सेंसिटिविटी मतलब लाइट से पेशेंट की बॉडी सेंसिटिव हो सकती है, मसल्स में वीकनेस कॉज कर सकती है, और मोस्ट कॉमन इसका एडवर्स इफेक्ट है कि ये स्किन की डिस्कलरेशन कॉज कर सकती है, क्योंकि एम्यूडारोन एक ऐसी ड्रग है जिसमें क्या होता है, आयोडीन होता है, और ये थायरॉक्सिन जो है वो उससे इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है। तो जब इसकी ओवरडोज हो जाएगी बॉडी में तो एज आ एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये स्किन की डिस्कलरेशन कॉज कर देती है ड्यू टू द आयोडीन, क्योंकि इस ड्रग में आयोडीन होता है, तो आयोडीन की एक्यूमुलेशन की वजह से स्किन की क्या हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है। नेक्स्ट ड्रग आते हैं क्लास 4 या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें ड्रग आती है विरापामिल। विरापामिल पहले हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसका बेसिकली काम क्या है कि इसने कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट को जो है वो इनहिबिट करना है। जब कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, वो क्या है, रिलैक्स करेंगे। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई को जो है वो इंक्रीज़ करना है। ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो ये एरिथमियास को जो है वो ट्रीट करेगी और जो है वो एंजाइना को भी ट्रीट करेगी। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स ये रैपिडली और कम्प्लीटली अब्जॉर्ब होती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। ये लीवर में मेटाबोलाइज होती है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होती है। इसके थेरेपेटिक यूजेस के एरिथमियास और दो टाइप के एरिथमियास, एट्रियल एरिथमियास और वेंट्रिकुलर एरिथमियास दोनों में यूज़ होती है। इसके अलावा ये एंजाइना और हाइपरटेंशन उसमें भी यूज़ होती है। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स। ये नौसिया वॉमिटिंग जो है वो कॉज करती है, वीकनेस कॉज करती है, और अगर इसको IV रूट के थ्रू लिया जाए तो ये GIT डिस्टर्बेंस जो है वो कॉज करती है। इसके अलावा ये हाइपोटेंशन और जो है वो पेशेंट्स में ब्रेडिकार्डिया भी जो है वो कॉज कर सकती है।